हाँ जी, देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, अ बिल फॉर ₹5,000 इज ड्रॉन बाय मोहन एंड कंपनी ऑन, इसमें रायनाथ लिख लेना, रायनाथ एंड कंपनी, रेननाथ लिखा हुआ, चलो रेननाथ ही कंपनी लेते हैं, रेननाथ एंड कंपनी एंड एक्सेप्टेड बाय द लेटर पेबल एट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शो दैट जर्नल एंट्री वुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। फर्स्ट सिचुएशन में वो क्या कह रहा है, इफ दे रिटेन द बिल ड्यू टिल ड्यू डेट एंड देन रियलाइज इट ऑन मेच्योरिटी, इफ दे डिस्काउंटेड इट विद द बैंकर, और उसने बैंक ऑफ बड़ौदा से डिस्काउंट करा लिया कितना 4880 में, if they endorse the bill to its creditor Mehtab and Company in settlement of debt of ₹4920, and the last situation if they send the same to bank for their collection। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करो तो इसमें फर्स्ट केस में क्या होगा, हमारे पास दो बुक है, बिल ड्रॉ किसने किया, यहां पर बिल ड्रॉ किया, यहां पर दो बुक्स बनेंगी किसकी, या मैं पूरा प्रॉपर फॉर्मेट बना देता हूं, तो यहां पर जर्नल एंट्रीज, तो पहली एंट्री क्या हो गया, देखो केस 1, यहां पर एक तो किसकी बुक बनेगी, इन दी बुक्स ऑफ, बिल किसने ड्रॉ किया, मोहन एंड कंपनी ने, इन दी बुक्स ऑफ मोहन एंड कंपनी, तो मोहन एंड कंपनी की बुक्स में एंट्री क्या होगी, हम फर्स्ट एंट्री क्या करेंगे, या डेट या सीरियल नंबर, फर्स्ट एंट्री क्या होगी, सबसे पहले सेल्स की बातें की, उसने सेल्स की तो नहीं की, तो रैन नाथ एंड कंपनी डेबिट, पहली तो बिल ड्रॉ होगी ना, सेल्स की तो होगी नहीं, पहली ये होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, डेबिट टू नाथ एंड कंपनी, और बिल कितने का ड्रॉ किया हमने 5,000, और बिल की ड्यू डेट क्या बनेगी, यहां क्वेश्चन में डेट तो नहीं मेंशन है, ये होगा बीइंग बिल ड्रॉन, ये हमने बिल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है जब आप बिल, नेक्स्ट है इसके बाद रैननाथ एंड कंपनी ने बिल ड्रॉ कर दिया, और इसके बाद बिल ड्रॉ करने के बाद नेक्स्ट हमारी एंट्री होती है, बिल ड्रॉ करने के बाद हमारा है जब मेच्योरिटी पे पैसे आ जाएंगे, ऑन मेच्योरिटी जब पैसे मिलेंगे कैश अकाउंट डेबिट, ठीक, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 5,000 बीइंग बिल ऑनर्ड ऑन मेच्योरिटी। हाँ जी, नेक्स्ट ये किसकी बुक्स थी, मोहन एंड कंपनी की, अब बात करें किसकी बुक्स में, इन दी बुक्स ऑफ नाथ एंड कंपनी, तो रैन नाथ एंड कंपनी की बुक्स में एंट्री क्या होगी, डेबिट क्रेडिट, तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी, यहां पर आ जाएगा मोहन एंड कंपनी डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट,
5,000 5,000। और फिर नेक्स्ट है सेकेंड एंट्री क्या होगी, जब वो मेच्योरिटी पे पैसे दे देगा तो एंट्री क्या होगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। 5,000 5,000। हाँ जी, नेक्स्ट केस में क्या एंट्री होगी, सिचुएशन नंबर 2। सिचुएशन नंबर 2 में है कि बिल डिस्काउंट करा लिया, इफ दे डिस्काउंटेड द बिल फ्रॉम बैंक, कितने, बैंक ऑफ बड़ौदा से कितने में डिस्काउंट करा लिया, 4880। तो यहां पर अगर बिल डिस्काउंट होता है, सिचुएशन नंबर 2, सिचुएशन नंबर 2 में अगर बिल डिस्काउंट होता है तो डिस्काउंट कराने की एंट्री क्या होगी, ये होगी किसकी बुक्स में, मोहन एंड कंपनी। तो जब आप बात करोगे मोहन एंड कंपनी की बुक्स में, तो इस बुक में एंट्रीज क्या होंगी, तो मोहन एंड कंपनी की बुक्स में एंट्री जो करेंगे हम, फर्स्ट तो वही होगी जो बिल ड्रॉ करने की, बिल ड्रॉ करने की क्या होगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट डेबिट टू रेननाथ एंड कंपनी, कितने अमाउंट से, 5,000। अब यही बिल हमने क्या कर लिया, बैंक से डिस्काउंट करा लिया, तो डिस्काउंट कराने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट डेबिट, और टू क्या आ जाएगा, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। इसमें कितना आएगा, बिल कितने में डिस्काउंट करा है, 4880, और डिस्काउंट का अमाउंट कितना होगा, 120 डिस्काउंट हो गया, और बीआर में कितना आ जाएगा, बीआर में आ जाएगा 5,000, यहाँ 5,000 रुपये। ठीक है, तो यहां पर हमारी एंट्री ये होगी। सिचुएशन नंबर 3, अब मुझे बताओ दूसरा जो रायनाथ एंड कंपनी है उसकी बुक में एंट्री क्या होगी, वो तो सेम होंगी। सिचुएशन नंबर 3 में क्या है, बिल हमने इंडोज कर दिया है, किसको, बिल हमने इंडोज कर दिया किसको, क्रेडिटर को, और क्रेडिटर कौन है, मेहताब एंड कंपनी। तो यहां पर अगर आप फिर दोबारा से किसकी बुक बनाओ, मोहन एंड कंपनी की बुक्स बनाओ, तो देखो दूसरी पार्टी की बुक्स तो सेम ही रहती है, एक्सेप्टर की बुक्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब इस केस में क्या होगा, वही फर्स्ट एंट्री तो इसकी बुक में वही होगी सेम, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रेननाथ एंड कंपनी। हाँ जी, कितना आएगा इसमें, 5,000। और यहां पर क्या होगा, दूसरा जब आप बिल इंडोज करोगे तो इंडोज करने की एंट्री क्या होगी, मेहताब मेहताब एंड कंपनी डेबिट। अब आपने मेहताब एंड कंपनी को देने कितने पैसे थे, और आपने बिल कितने का इंडोज कर दिया, कितने का बिल इंडोज किया आपने, पूरा बिल 5,000 का इंडोज कर दिया। आप देखो ना 5,000 का बिल था, सेटलमेंट कितने की डेट की करा लिया आपने, तो यहां पर क्या हुआ, डिस्काउंट हो गया, कितना डिस्काउंट हुआ, 80 रुपीज। तो यहां पर 4920, और यहां पर डिस्काउंट जो होगा वो अलाउड होगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना 80, और 2 क्या आ जाएगा, तो ये टोटल कितना आ गया, तो ये आपको डिस्काउंटिंग चार्ज लग गया आपको। ठीक है, वो बिल ले तो रहा है 5,000 का, बट वो सेटलमेंट कितने डेट की कर रहा है,
जो सेटलमेंट कर रहा है, डिस्काउंट चार्ज जो आपको लग गया वो कितने का लगा? वो लगा आपको 80 रुपीज का डिस्काउंट लग गया, वो आपको नुकसान हुआ है, ये आपको खुद बियर करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर आ जाएगा मेहताब एंड कंपनी डेबिट 4920, डिस्काउंट अलाउड कितना 80, और फिर इधर कितना आ जाएगा बीआर में कितना आएगा 5000 आ जाएगा। नेक्स्ट है फोर्थ केस, इफ बिल किसको दे दे सेंड फॉर कलेक्शन, इफ बिल सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन। अगर आप बिल क्या कर रहे हो, बैंक को भेज रहे हो, वो भी किसके लिए, कलेक्शन के लिए। तो जब आप कलेक्शन के लिए भेजते हो तो पहली एंट्री क्या होती है, सेम वही बीआर ड्रॉ करने की, डेबिट क्रेडिट, और ये एंट्री किसकी बुक्स में, मोहन एंड कंपनी की बुक्स में एंट्री है। तो आपकी पहली एंट्री क्या होगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रैननाथ एंड कंपनी, यहां कितना आएगा, क्या आएगा 5000। ये बिल की एंट्री कितने से होगी, 5000 से होगी। और फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, बिल ड्रॉ करने के बाद बिल कलेक्शन के लिए भेजा है, जब आप बिल कलेक्शन के लिए भेजोगे तो एंट्री क्या होगी, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ये कितना आ जाएगा इसमें, और ऑन मेच्योरिटी जब आपको पैसे मिल जाएंगे, जब पैसा आपके हाथ में आ जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। ठीक है जी। तो ये आपकी लास्ट एंट्री होगी। तो ये चारों सिचुएशन में आपको अलग अलग एंट्रीज करनी पड़ती है। हो सकता है अब आपका केस क्या आ जाए, मिक्स केस बन जाए, एक क्वेश्चन बन जाए जिसमें हमने क्या करनी होती है, मिक्स एंट्रीज करनी होती है। तो यहां पर आप ध्यान रखना कि भी चारों में से कोई एक सिचुएशन बन रही है, या फिर हो सकता है कि 3-4 सिचुएशन को क्या बना सकता है, वो मिक्स करके एक क्वेश्चन बना सकता है। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ बच्चा, एंट्रीज में कोई कंफ्यूजन। ड्यू डेट आपको निकालनी आ रही है, मैच्योरिटी डेट से आप ड्यू डेट कैसे बना रहे हो। नेक्स्ट एक कंसेप्ट होता है जिसको बोलते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल। रिन्यूअल ऑफ बिल, रिन्यूअल ऑफ बिल में क्या होता है कि भी ऑन मैच्योरिटी, या आप एक काम करते हैं, रिन्यूअल से पहले हम लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं कोई, जिसमें बिल ड्यू डेट पे, या पहले डिसऑनर की बातें कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिसऑनर ऑफ बिल। यस, पहले ये डिस्कस करते हैं, फिर रिन्यूअल कंसेप्ट आएगा। रिन्यूअल ऑफ बिल में क्या, या सॉरी डिसऑनर ऑफ बिल में क्या होता है, डिसऑनर में क्या होगा कि जो ड्रॉई है वो ड्यू डेट पे क्या कर रहा है, पेमेंट नहीं कर रहा। तो डिसऑनर मींस व्हेन ड्रॉई और एक्सेप्टर of bill fails to pay on maturity। इसका मतलब यह है कि जो ड्रॉई या एक्सेप्टर है वो क्या कर रहा है, वो ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं कर रहा। अगर ड्रॉई या एक्सेप्टर ड्यू डेट पे आपके बिल के पैसे नहीं देता तो उसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, मतलब ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं। तो यहां पर अगर अकाउंटिंग में बोलूं तो ड्यू डेट पे अगर पेमेंट नहीं हुई तो इसका मतलब है अब पेमेंट आपको किससे लेनी है, मतलब अगर ए ने बी पे बिल ड्रॉ किया, और जब बी पे बिल ड्रॉ किया तो उसने अपनी बुक्स में कौन सा अकाउंट ओपन किया, बीआर का, और उसने किसका अकाउंट क्लोज कर दिया होगा। अब ऐसे देखो ना, जब ए बी को गुड्स बेचता है तो वो अपनी बुक्स में एंट्री करता है बी डेबिट टू सेल्स, और जब आप इस एंट्री में देखते हो तो बी डेटर बुक हो जाता है। लेकिन जैसे बिल ड्रॉ करते हो तो आप एंट्री क्या होती है, बीआर अकाउंट डेबिट टू बी होता है। लेकिन जैसे ये बिल डिसऑनर होगा तो फिर दोबारा से एंट्री क्या होगी, बी डेबिट टू बीआर, मतलब ये कैंसिलेशन हो जाती है। तो इसका मतलब होता है कि
दोबारा से आप बी को क्या बुक कर लेते हो, मतलब अगर आप ए की बुक्स की बात करो तो अगर बिल डिसऑनर होता है तो आप दोबारा से बी को क्या बुक कर रहे हो, एज ए डेटर बुक करते हो। जैसे पहले डेटर था, दोबारा से आप उसको क्या करोगे, ऑन द डिसऑनर ऑफ बिल, अगर वो मेच्योरिटी पे पैसे नहीं देता, अगर वो बिल के पैसे नहीं दे रहा तो कोई बात नहीं, बिल अकाउंट क्लोज कर देते आप, लेकिन पैसे तो बी से लेने ही है। तो देखो मैंने एज ए मैंने किस पे बिल ड्रॉ किया, बी पे बिल ड्रॉ किया, तो मैंने जब गुड्स बेचे थे तो एंट्री क्या की थी, बी डेबिट टू सेल्स। जैसे ही मैंने बिल ड्रॉ किया तो मैंने बी आर, ये वाला बी का अकाउंट क्लोज करके कौन सा अकाउंट चालू कर दिया था, बी आर का। मुझे अब बिल्स रिसीवेबल के पैसे लेने थे, ड्यू डेट तक मैंने इस बिल को होल्ड करके रखा, ऑन मेच्योरिटी बी ने पेमेंट नहीं करी, तो इसका मतलब है ऑन मेच्योरिटीज के बाद फिर बी आर अकाउंट तो खत्म हो गया, तो बी आर अकाउंट को क्लोज कर देते हैं और दोबारा से किसको, दोबारा मतलब बी अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन है उसको दोबारा क्या करता है, उसको रिस्टोर कर लेता है। बी डेटर था, दोबारा से अब क्या हो जाएगा, और फिर दोबारा से डेटर बन जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है जब बिल डिसऑनर होता है तो डिसऑनर का मतलब होता है, अकाउंटिंग सेंस में देखो तो पुराना जो आपने बिल में किया था, आपने जो बिल ड्रॉ किया था, आप उसका कैंसिलेशन कर दें, मतलब पुरानी सिचुएशन को दोबारा से क्या करते हैं, हम रिस्टोर कर लेते हैं। तो अगर डिसऑनर की बात करें, डिसऑनर की बात अगर केस 1 में करें, केस फर्स्ट कौन सा होता था, बिल रिटेन बाय ड्रॉर टिल ड्यू डेट। तो यहां पर कितनी पार्टीज थी, यहां एक पार्टी थी ड्रॉर और दूसरी पार्टी कौन सी थी, दूसरी पार्टी थी ड्रॉइंग। अब हम ड्रॉर ड्रॉइंग की बुक्स में एंट्री कर क्या रहे थे अभी तक, फर्स्ट केस में, इसकी बुक में हमने पहली एंट्री क्या की थी, ड्रॉर की बुक में फर्स्ट एंट्री हमने की थी कस्टमर टू सेल्स, दूसरी हमने क्या की थी, बी आर टू ड्रॉइंग या बी आर टू एक्सेप्टर। अब क्या हो रहा है, ड्यू डेट पे जब पैसे आ जा रहे थे तो हम क्या एंट्री कर रहे थे, अगर आपको ड्यू डेट पे पैसे मिल रहे थे तो आप एंट्री क्या कर रहे थे, कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर, और इसकी बुक में एंट्री क्या कर रहे थे, बीपी टू कैश। अब आप मुझे बताओ, अगर मेच्योरिटी डेट पे पैसा नहीं मिल रहा, अगर आपको ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी पैसे नहीं आ रहे, तो आप क्या करोगे, आप जो एंट्री कर रहे थे कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर, या फिर इसकी बुक में एंट्री कर रहे थे बीपी टू कैश, क्या वो एंट्री पास होगी या नहीं होगी, अब वो नहीं होगी। लेकिन आप दोबारा से इसको एज ए डेटर बुक करोगे या नहीं करोगे, करोगे। तो हमारी बुक्स में एंट्री होती है ड्रॉई डेबिट, मतलब ये दोबारा से डेटर बुक हो जाएगा। और जो मेरी बुक्स में एक बी आर अकाउंट है, मैं उस बी आर अकाउंट को क्या करूंगा, क्लोज करूंगा, मैं एंट्री करूंगा ड्रॉई डेबिट टू किस नाम से, ड्रॉई डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है जी, और ये अपनी बुक में एंट्री क्या करेगा, ये करेगा अपना बिल्स पेबल अकाउंट क्लोज करके दोबारा से क्या करेगा, ड्रॉर को क्रेडिटर बुक करेगा। तो ये अपनी बुक्स में एंट्री क्या करेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू किस नाम से आ जाएगा, टू ड्रॉर। ठीक है जी, तो आप एक चीज ध्यान रखना कि अगर बिल डिसऑनर होता है तो आपको क्या करना है, मतलब एज ए ड्रॉर अगर आपने बिल अपने पास होल्ड किया हुआ है तो आप दोबारा से ड्रॉई को क्या करते हो, डेटर बुक कर लेते हो, और जो ड्रॉई है वो दोबारा से अपनी बुक में ड्रॉर को क्या बुक कर लेगा, वो क्रेडिटर बुक कर लेगा। अब जब बिल डिसऑनर होता है तो एक कंसेप्ट आता है किसका, नोटिंग चार्जेस का। नोटिंग चार्जेस क्या होते हैं, ये होते हैं नोटिंग चार्जेस, चार्जेस पेबल टू notary public for making noting on bill of exchange for dishonor। चार्जेस पेबल होते हैं, वो क्या करते हैं, नोटरी पब्लिक को करते हैं, और वो मेकिंग नोटिंग करते हैं उसके ऊपर, फॉर मेकिंग नोटिंग ऑन बिल्स ऑफ एक्सचेंज फॉर डिसऑनर। देखो बिल ऑफ एक्सचेंज में ना बहुत बड़ा रोल होता है प्रेजेंटमेंट का, प्रेजेंटमेंट ऑफ बिल। ठीक है, अब आप ऐसे देखो, ए ने बी को गुड्स बेचे और बी ने कहा मैं आपको 3 महीने बाद पैसे दे दूंगा, आफ्टर 3 मंथ। ठीक है, और ये गुड्स बेचे कब, जो गुड्स की बेचने की डेट है 1 जनवरी है,
तो इसकी मैच्योरिटी डेट क्या आएगी? जो फाइनल हमारी ड्यू डेट बनेगी वो क्या बनेगी? फाइनल ड्यू डेट बनेगी हमारी 4 अप्रैल। 4 अप्रैल को बिल की मैच्योरिटी बनेगी 3 महीने ऐड करके। अब ए ने बी को अप्रोच किया कि भी 4 अप्रैल को आप हमारे बिल की पेमेंट करा दें। अब बी पेमेंट दे नहीं रहा या आनाकानी कर रहा है, मिल नहीं रहा पेमेंट देने के लिए। अब ए को ये बात समझ आ गई, ए ने कोर्ट गया और कहा कि भाई बी मेरी पेमेंट नहीं कर रहा, आप मुझे उससे पेमेंट दिलवाएं। कोर्ट ने बी को बुलाया कि भाई आप इनकी पेमेंट क्यों नहीं कर रहे। बी ने सीधा सही बात बोली कि आप, मैं तो पेमेंट करने के लिए तैयार हूं, लेकिन ए खुद पेमेंट लेने आता ही नहीं। मैं रिपीट कर रहा हूं, ए ने ड्यू डेट पे बी को अप्रोच किया कि आप हमारी पेमेंट करा दे, वो पेमेंट कर नहीं रहा और पेमेंट नहीं कर रहा, और फिर बाद में जाके हम कोर्ट गए, कोर्ट ने बी को बुलाया, समन भेजा, जैसे बोलते हैं ना कि आप आओ और आप हमारी मतलब कोर्ट आओ, कोर्ट में प्रेजेंट हो। तो जब बी से पूछा गया, जज ने पूछा कि आप ए की पेमेंट कर देंगे, उसके बाद सीधा सा डिफेंस यही है कि बी कहता है कि ए आए तभी तो मैं उसे पैसे दूंगा, ए तो आया ही नहीं। तो उसका मतलब होता है कि क्या आप कोर्ट जाने से पहले अपने बिल की प्रेजेंटमेंट प्रूफ करके जाए कि आपने बिल प्रेजेंट किया था। अदरवाइज तो भाई मैं जैसे बार बार कह रहा हूं आप मेरे पैसे दो, कोर्ट में आके आप यही तो सीधा सीधा आप आंसर दोगे कि भाई मैं तो देने के लिए तैयार हूं, लेकिन ए तो पेमेंट लेने के लिए आ नहीं रहा। ये बात ना आपको एग्जाम में प्रूव करनी होती है, या आप ऐसे बोल सकते हो प्रैक्टिकल लाइफ में ये प्रूव करनी होगी कि भाई आपने बिल प्रॉपरली प्रेजेंट किया है, मतलब बिल की प्रेजेंटमेंट हुई है। अगर बिल की प्रेजेंटमेंट नहीं हुई तो इसका मतलब है फिर वो बी तो बच जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ए एक रूटिंग लेता है, ए किसके पास जाता है? नोटरी पब्लिक के पास जाता है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, मतलब नोटरी पब्लिक के पास जाएगा। और नोटरी पब्लिक क्या करते हैं, ये बिल प्रेजेंट करते हैं किसको, मतलब ए बी को अप्रोच कर रहा है आप मेरी पेमेंट करो, बट बी पेमेंट कर नहीं रहा। अब ए कोर्ट जाने से पहले किसके पास जाएगा? वो नोटरी पब्लिक के पास जाएगा। वो उनको कहता है कि आप ये बिल प्रेजेंट करो, किसको? बी को। अगर बी के पास ये बिल किसके थ्रू आता है? नोटरी पब्लिक के थ्रू आता है। तो इसका मतलब है अगर वो पेमेंट करा देता है नोटरी पब्लिक, तो नोटरी पब्लिक क्या करेंगे, ये पैसे किसको दे देंगे? ए को दे देंगे। अगर बी पेमेंट करने के लिए मना करता है फिर तो वो इस बात को प्रूव कर देंगे, वो इस बात को लिख देंगे कि बिल इज प्रॉपरली प्रेजेंटेड। मतलब नोटरी पब्लिक के पास जाने का जो सबसे बड़ा रीजन यही है कि ये इस बात का प्रूफ होता है कि आपने बिल प्रॉपरली प्रेजेंट किया था, किसको? ड्रॉई को। मतलब एग्जाम आपको ऐसे देखो, रियल लाइफ में जब हम जाते हैं तो एक प्रॉपर प्रेजेंटमेंट बहुत जरूरी है। अगर आप बिल को प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं करते तो इसका मतलब है फिर आप कोर्ट में किसके लिए, मतलब आप एक तरीके से बोल रहे हो कि एक रास्ता छोड़ रहे हो, किसके लिए? ड्रॉई के लिए रास्ता छोड़ते। एक डिफेंस हो गया कि वो लास्ट में जाके कोर्ट में जाके मना भी तो कर सकता है। जैसे आज मैं ए को मैं एज ए बी को अप्रोच कर रहा हूं, लेकिन मैं प्रॉपरली अप्रोच नहीं कर रहा, तो बाद में जाके तो बी के पास एक रास्ता होगा ना कि वो तो जाके कोर्ट में यही कह देगा कि अभी मेरे पास तो पेमेंट के लिए आए नहीं है, मैं तो पेमेंट देने के लिए तैयार हूं। तो बिल को प्रॉपरली प्रेजेंट करने की रूटिंग होती है कि आप नोटरी पब्लिक को बिल दें और नोटरी पब्लिक फिर अप्रोच करेगा, और अगर वो बिल प्रेजेंट हो जाता है और पेमेंट कौन नहीं करता, बी पेमेंट नहीं करता, तो नोटरी पब्लिक उस पर नोटिंग कर देंगे कि बिल इज डिसऑनर, बिल प्रॉपरली प्रेजेंट हुआ है। अब बात आती है जब ये बिल प्रॉपरली प्रेजेंट हुआ है तो ए कुछ नोटिंग चार्जेस भी भर रहे हैं। तो जब ये ए नोटिंग चार्जेस भरेगा, क्या वो ये ड्रॉई से लेने का राइट रखता है या नहीं रखता? तो रखता है। तो आप ध्यान रखना, ये चार्जेस एज पर लॉ किससे वो रिइंबर्स कराएगा? तो ड्रॉर जो भी खर्चा करेगा किसके लिए? नोटिंग चार्जेस के लिए। वो कौन पे करेगा? वो ड्रॉई पे करेगा। तो इसका मतलब है एज ए ड्रॉर, एज ए अगर आप नोटिंग चार्जेस पे कर रहे हो तो नोटिंग चार्जेस पे करने की एंट्री क्या होती है? कोई भी खर्चा पे करते एंट्री क्या होती है? एक नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो आप ड्रॉर की बुक में देखो, अभी नोटिंग मत करना, अगर ड्रॉर की बुक में देखें तो ड्रॉर अपनी बुक में एंट्री क्या करेगा? नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश। ये खर्चा पे कर दिया, अब ये खर्चा किसके नाम पे डाल देगा? ड्रॉई के। तो अगली एंट्री उसकी बुक्स में क्या होगी? ड्रॉई डेबिट टू नोटिंग चार्जेस। तो हम लोग क्या करते हैं, ये दो एंट्री ना बना के हम दोनों का शॉर्टकट बनाते हैं। शॉर्टकट क्या बनेगा भाई? आप एज ए अगर आप नोटिंग चार्जेस पे कर रहे हो और आपको पता है कि नोटिंग चार्जेस आपको किससे मिल जाएंगे? आपको बी से मिल जाएंगे, मतलब ड्रॉई से आप ले पाओगे, तो फिर आप डायरेक्टली एंट्री भी तो कर सकते हो। आप ये शॉर्टकट एंट्री बनाओगे, एंट्री क्या बनेगी?
आप देखो ना, नोटिंग चार्जेस अकाउंट मैंने खोला ही नहीं, तो हम एग्जाम में क्या करते हैं, हम ये एंट्री कर देते हैं सीधा। नोटिंग चार्जेस पे करने की एंट्री क्या होती है, हम किसके बिहाफ पे पे कर रहे हैं, जैसे हम किसी के बिहाफ पे खर्चा पे करते हैं तो हमारी एंट्री क्या होती है, ड्रॉई टू कैश, यही तो होगी ना। तो हम उसको नोटिंग चार्जेस ना देख के, ड्रॉर उसको नोटिंग चार्जेस ना देख के एक तरीके से क्या कर रहा है, वो पेमेंट कर रहा है किसके बिहाफ पे, ड्रॉई के बिहाफ पे। तो इसका मतलब है ऑन पेमेंट ऑफ नोटिंग चार्जेस, ऑन पेमेंट ऑफ नोटिंग चार्जेस, जब वो नोटिंग चार्जेस पे करेगा तो या तो ये दो एंट्री कर ले या फिर आप क्या करें, शॉर्टकट कर ले। लेकिन अब जो ड्रॉर ने तो अपनी बुक्स में एंट्री कर ली, जो ड्रॉई है वो अपनी बुक्स में क्या करेगा, उसे ये चार्जेस भी देने किसको, ये दीज चार्जेस आर आल्सो पेबल टू ड्रॉर, ये चार्जेस पे करने हैं ना ड्रॉई ने। तो जब आप ये चार्जेस पे करने की बात करोगे तो वो क्या लिखेगा, वो तो एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करेगा, तो उसकी बुक पे एंट्री क्या होगी, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा, टू ड्रॉर, टू ड्रॉर बोल दो या फिर क्या बोल दो, टू क्रेडिटर, या फिर यहां पर ऐसे लिख सकते हैं डेटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो नोटिंग चार्जेस आप पे तो कर रहे हो, बट नोटिंग चार्जेस क्या होते हैं, रिकवरेबल होते हैं। मतलब नोटिंग चार्जेस कौन पे कर रहा है, नोटिंग चार्जेस पे कर रहा है कौन, ए पे कर रहा है। जब वो ए पे कर रहा है तो वो किसके बिहाफ पे कर रहा है, बी के। तो वो साथ साथ जब लिख रहा है तो खुद ही लिख रहा है ना कि मैं तो बी के बिहाफ पे कर रहा हूं, ये बाद में मुझे क्या होंगे, या तो ये दो एंट्री करते हैं, बट आप ज्यादातर स्टडी मैथ्स में देखो तो यही एंट्री होती है। वो शॉर्टकट बताते हैं एंट्री क्या होती है, ड्रॉई टू कैश, मतलब मैं किसके बिहाफ पे, ड्रॉर जो पेमेंट कर रहा है किसके बिहाफ पे कर रहा है, ड्रॉई के बिहाफ पे कर रहा है। तो अगर आप इन दोनों एंट्रीज को मिक्स करो, ये वाली, अब ज्यादातर आप देखोगे दोनों एंट्री मिक्स होती है डिसऑनर पे, इन दो, ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री। तो अगर मैं डिसऑनर की एंट्री बनाऊं तो डिसऑनर की फाइनल एंट्री मेरे पास क्या बनकर आती है, जो फाइनल एंट्री बनेगी डिसऑनर की, मैं एक ही एंट्री बना रहा हूं इन सारी एंट्रीज को मिक्स करके। तो यहां देखो, यहां ड्रॉई डेबिट हो रहा है, तो यहां पर एंट्री होगी ड्रॉई डेबिट, ड्रॉई या डेटर डेबिट, डेबिट टू बी आर, टू कैश अकाउंट। और यहां पर क्या होगी, यहां पर होगी आपकी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, डेबिट टू क्रेडिटर, टू क्रेडिटर या फिर ये होती है फाइनल एंट्री। आप इन सारी एंट्रीज को मिक्स करो तो ये शॉर्टकट एंट्री आपके पास आएगी। तो एग्जाम में आप ये वाली एंट्री पास कर देना। ठीक है, तो डिसऑनर पे क्या करना होगा, जो नोटिंग चार्जेस है मैं उसको नोटिंग चार्जेस अकाउंट में ना करके मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूं, मैं जो खर्चे पे कर रहा हूं मैं किसके बिहाफ पे कर रहा हूं, डेटर के बिहाफ पे कर रहा हूं, तो मैं एंट्री करूंगा ड्रॉई डेबिट टू कैश अकाउंट। सिचुएशन नंबर 2, अगर बिल क्या है, इफ बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, अगर बिल क्या है डिस्काउंटेड है, वो भी किससे, बैंक से, डिस्काउंटेड फ्रॉम, अगर बिल डिस्काउंटेड है किससे, बैंक से, और उस केस में अगर डिसऑनर होता है, ध्यान रखना जब आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ोगे तो क्या होता है, जो बिल एंडोज्ड होता है, जैसे ए ने बिल बी पे ड्रॉ किया, ए ने बिल सी को दे दिया, सी ने किसको दे दिया, डी को, तो आप लॉ पढ़ोगे कि जब बिल डिसऑनर होता है तो डी किसको क्लेम कर सकता है, डी किससे पैसे ले सकता है, भाई बी ने किसको पैसे देने थे, डी को, बट बी ने डी को पैसे, तो सी किसको सीयू कर सकता है, वो इसको भी कर सकता है और इसको भी कर सकता है, मतलब वो इमीडिएट इसको भी कर सकता है, इसको भी कर सकता है, या फिर किसको कर सकता है, वो किसी से भी पैसे लेने के लिए कोर्ट में जा सकता है। भाई ज्यादातर आप पैसे लेने के लिए किस पे जाओगे, सी पे, तो यहां पर सी से वो क्लेम करेगा, मतलब डी अपना क्लेम किसके अगेंस्ट बनाएगा, सी के, सी अपना क्लेम किसके अगेंस्ट बनाएगा, ए के, और ए फाइनल क्लेम किसके अगेंस्ट बनाएगा, बी के। तो यहां पर बिल जब डिस्काउंट हो, जैसे यहां पर बैंक है, अगर बिल डिसऑनर हो गया तो बिल डिसऑनर हो गया, तो यहां पर अगर बात करें डिस्काउंट के केस में दो पार्टी है, एक वो ड्रॉर वाली जो कि क्रेडिटर है, और यहां पर दूसरी पार्टी कौन है, ड्रॉई, जो कौन है, जो कि डेटर भी है, डेटर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब जब बिल डिसऑनर हो रहा है तो यहां पर पेमेंट होनी किसको थी, पेमेंट किसको होनी थी,
बैंक को, तो बैंक को पेमेंट नहीं हुई तो बैंक को कौन पे करेगा? बैंक को कौन पे करेगा? बैंक को, भाई बैंक तो किसको अप्रोच करेगा? भाई ए को अप्रोच करेगा ना। यहां पर मैं ऐसे बोले तो ए बी, और ए ने बिल डिस्काउंट करा लिया किससे? बैंक से। ए ने बिल डिस्काउंट कराया किससे? बैंक से। तो अगर मैं बात करूं बैंक को मैच्योरिटी डेट पे पैसे नहीं मिलते तो बैंक कहां से पैसे लेगा? बैंक अपने पैसे किससे मांगेगा? ए से, और ए अपने पैसे किससे मांगेगा? बी से। तो यहां पर हमारी एंट्री होती है, यहां पर अगर बिल डिसऑनर होता है तो डिसऑनर पे हम मान के चलते हैं कि ए ने किसको पेमेंट कर दी? बैंक को। अब ये अपना क्लेम किस पे बनाएगा? बी पे। तो ए की बुक्स में अगर मैं बात करूं तो एंट्री क्या होगी? ड्रॉई डेबिट। ड्रॉई को वो डेटर बुक कर लेगा दोबारा से, और टू बैंक अकाउंट, क्योंकि पेमेंट बैंक को हो चुकी है, हम ऐसा मान रहे हैं। और यहां पर एंट्री होती है, जो एंट्री पास करते हैं, एंट्री पास विद इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। ये जो एंट्री पास होगी कैसे होगी? नोटिंग चार्जेस मिलाकर होगी। ठीक है। यहां पर एंट्री क्या होगी जो हम बात करें इसकी बुक में? इसकी बुक में सेम ही होगी जैसे पहले हो रही थी। इसकी बुक में ये क्या करेगा? ये बिल को कैंसिल करेगा। ये अपनी बुक में क्या लिखेगा? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, और फिर नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, डेबिट, और टू किसके नाम से लिखेगा? टू ड्रॉ। ठीक है जी। तो इसकी बुक में एंट्री में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसकी बुक में एंट्री क्या रहती है? सेम ही रहती है। तो यहां पर एंट्री क्या होगी? यहां पर होगी ड्रॉर। ये ड्रॉर की बुक में बात करें तो ड्रॉर अपनी बुक में एंट्री क्या करेगा? ड्रॉई। आप ऐसे देखो ना, ड्रॉई के बिहाफ पे वो किसको पे कर रहा है? बैंक को पे कर रहा है। तो ड्रॉई को डेटर बुक कर दिया और बैंक क्रेडिट हो गया, क्योंकि बैंक से उसके पैसे चले गए। तो ड्रॉई डेबिट, ड्रॉई से लेने, और बैंक आउटफ्लो हो रहा है, पैसे जा रहे हैं, तो फिर बैंक क्रेडिट हो गया, बैंक में से पैसे चले गए। यहां पर वो क्या करेगा? अपना बिल्स पेबल अकाउंट क्लोज करेगा, ये नोटिंग चार्जेस को एक्सपेंस रिकॉर्ड करेगा, और ये सारे पैसे किसको देने? उसने सारे पैसे किसको देने? ड्रॉर को देने। केस थर्ड होता है जिसमें बिल क्या होता है? एंडोर्समेंट होती है। बिल एंडोज टू क्रेडिटर। बिल एंडोज्ड टू क्रेडिटर। अगर आपने बिल क्या किया है? एंडोज कर दिया क्रेडिटर को, आगे थर्ड पार्टी को एंडोज कर दिया। अगर मैं बात करूं, आपने एंडोज कर दिया और वो बिल किसको दिया आपने? जिसको एंडोज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको एंडोज ही बोलते हैं। तो अगर बात करें बिल जब डिसऑनर होता है तो हमारे पास पहली पार्टी कौन है? यहां पर अब तीन पार्टी की बुक्स होंगी। एक तो होता है एंडोजर की बुक्स में क्या होगी? दूसरा ड्रॉई जिसने बिल एक्सेप्ट किया था उसकी बुक में एंट्री क्या होगी? और तीसरा कौन है? थर्ड पार्टी एंडोजी जिसके पास बिल है। और मैं मान के चल रहा हूं यही ड्रॉर ही बिल एंडोज करता है। और ये कौन है? ये एक्सेप्टर है। तो एंडोजी को पेमेंट आनी किससे थी? एंडोजी को पेमेंट आनी थी किससे? ड्रॉई से। एंडोजी को ड्रॉई से पेमेंट आई नहीं। अगर एंडोजी को ड्रॉई से पेमेंट नहीं आई तो वो किसको क्लेम करेगा? वो मतलब एंडोजर को क्लेम करेगा। वो इससे पैसे मांगेगा। वो अपनी बुक्स में एंट्री क्या करेगा? एंडोजर डेबिट, जिससे उसको एंडोजमेंट आई थी, वो उससे पैसे मांगेगा। और अपने पास जो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट है उसे क्लोज कर देगा। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि बिल इसके पास है ना, तो अपना बिल रिसीवेबल अकाउंट क्लोज करेगा। और मैंने बताया था नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा? ध्यान रखना, नोटिंग चार्जेस इसको पे करने पड़ते हैं। आप देखो बिल की प्रेजेंटमेंट किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? जिसके पास बिल होगा, क्योंकि उसे भाई अगर सपोज करो ये बिना प्रेजेंट किए अगर इसके पास जाएगा तो कहेगा भैया पहले प्रॉपरली प्रेजेंट तो कर लो। तो जो नोटिंग चार्जेस है वो कौन पे करता है? जिसके पास लास्ट बिल होगा, क्योंकि वो हमेशा क्या करेगा? प्रॉपर प्रेजेंटमेंट करने के बाद ही जाएगा ना। भाई अगर ऐसे देखो, यहां उसने इसको बिल प्रॉपरली प्रेजेंट ही नहीं किया, एंडोजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना, वो क्या करे? वो ड्रॉई को क्या करे? प्रॉपरली बिल प्रेजेंट करे। अगर वो बिल प्रेजेंट करे तो उसका मतलब वो नोटिंग चार्जेस पे कर रहा होगा। तो एज ए एंडोजी अगर आप नोटिंग चार्जेस पे कर रहे हैं तो ये नोटिंग चार्जेस आप किसके बिहाफ पे कर रहे होंगे? एंडोजर के बिहाफ पे, क्योंकि आप तो सारा क्लेम किस पे डालोगे? एंडोजर पे। और एंडोजर ये क्लेम किस पे डालेगा? ड्रॉई पे। तो यहां पर जब आप नोटिंग चार्जेस पे करते हो तो आप लिखते हो एंडोजर डेबिट टू बीआर और टू कैश। सिचुएशन नंबर 1 में यही बिल रिटेन कर रहा था, तो ये जब नोटिंग चार्जेस पे कर रहा था तो ये डायरेक्टली किस पे क्लेम डाल रहा था? इस पे। पेमेंट वो करता है जिसके पास लास्ट में बिल होगा। तो ये लास्ट में बिल इसके पास ने पे किया होगा। ये कैश किसके लिए?
नोटिंग चार्जेस के लिए। और यहां पर ये क्या करेगा, ये अब क्लेम इसके अगेंस्ट बनाएगा। जब ये क्लेम इसके अगेंस्ट बनाएगा तो एंट्री क्या होगी, ड्रॉई डेबिट टू एंडोजी, और ये भी एंट्री क्या होगी, इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। ये एंट्री जब पास करोगे तो कैसे करोगे, इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। और इसकी बुक में एंट्री क्या होगी, इसी बुक में सेम होगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट, और टू क्या आ जाएगा, टू ड्रॉर या फिर क्रेडिटर। ठीक है जी। लास्ट आपका जो सिचुएशन बनता है वो कौन सा बनता है, तो लास्ट सिचुएशन बनती है जो बिल एंडोर्स टू क्रेडिटर के बाद जो लास्ट सिचुएशन बनती है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। अगर डिसऑनर ऑफ बिल होता है वो भी कब, जब आपने बिल किसके लिए भेजा, कलेक्शन के लिए भेजा। आपने बिल कलेक्शन के लिए भेजा और बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, तो फिर आपकी बुक्स में एंट्री क्या होगी। यहां तो दो ही पार्टी है, कौन कौन, ड्रॉर और ड्रॉय। मैंने बताया था ड्रॉय की बुक्स में तो सेम ही होती है, इसकी बुक में तो सेम ही होगी एंट्री, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, चारों केसेस में सेम होगा इंपैक्ट इसकी बुक में, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट और टू ड्रॉर। जब हम बात करते हैं ड्रॉर की बुक्स की, इसने अपनी बुक्स में कौन सा अकाउंट ओपन किया था, बिल जब भेजा था, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल। आप जब बिल बैंक को भेजते हो ना, तो आप अपने पास एक बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट खोल लेते हो, और ये रिप्रेजेंट करता है कि ये पैसे हमने बैंक से लेने। या सपोज करो मैंने आपको 4 बिल दे दिए, मेरे पास 10-10 हजार के 4 बिल थे। अगर ये बिल मैं आपको देता हूं कि आप कलेक्ट करके देना, अब मैं अपनी बुक में BR अकाउंट लिखूं या आपका नाम लिखूं आपसे पैसे लेने, क्योंकि बिल तो मैंने किसको दे दिए। सेम ऐसे आप देखो, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, जैसे बिल मैं किसको भेज रहा हूं, मैं बैंक को भेजा, तो मैंने अपनी बुक्स में अकाउंट कौन सा वाला क्लोज कर दिया था। ऐसे देखो ना, जब हमने बिल कलेक्शन के लिए भेजा था तो मैंने एक अकाउंट ओपन कर दिया था जिसका नाम था बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन में क्या था, ये रहा बिल सेंड फॉर मैच्योरिटी डेट, ये रहा। यहां पर जब मैंने बिल भेजा तो मैंने क्या लिखा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पैसे मैंने बैंक से लेने, ठीक है। बाद में मैं उसे कमीशन दूंगा, और जैसे ही मेरे पास पैसे आ जाते हैं, मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, मैं क्या करता हूं, इस अकाउंट को क्या कर देता हूं, क्लोज कर देता हूं। अब ध्यान से देखो, ऑन मेच्योरिटी ऑफ बिल, जब बिल पेमेंट होता था तो मेरे बैंक में पैसे आते थे, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाता था, और ये वाला अकाउंट में क्लोज कर देता था। जैसे सपोज करो तरुण नाम है ना आपका, अगर तरुण के पास वो बिल के पैसे आ गए और तरुण ने क्या किया, मेरे बैंक अकाउंट में पैसे जमा करा दिए, तो मैं अपनी बुक्स में अब तरुण का अकाउंट क्या करूंगा, मैं क्लोज कर दूंगा। जैसे ही मतलब तरुण को मैंने बिल दिए, तो मैंने अब बिल की बजाय कौन सा अकाउंट चालू कर दिया, मैंने तरुण का अकाउंट ओपन कर दिया। अब तरुण ने क्या किया, ये चारों बिल कलेक्ट करके, मैंने इसको 4 बिल दिए, इसने चारों बिल कलेक्ट करके क्या किया, मेरे बैंक अकाउंट में पैसे डाल दिए, तो मैं बैंक बैलेंस इंक्रीज कर गया, बैंक अकाउंट डेबिट, और तरुण से जो मैंने लिखा हुआ था पैसे लेने हैं, वो अकाउंट क्या हो जाएगा, वो क्लोज हो जाएगा। सिमिलर तरुण अब मुझे इंटीमेट कर रहा है कि आपके चारों बिल डिसऑनर हो गए, मतलब आपने जो मुझे 4 बिल दिए थे या कोई एक बिल दिया था, सपोज करो मैंने एक बिल दिया था, मैंने तो लिखा था तरुण से पैसा लेना है, लेकिन अब वो बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो क्या मैं अपनी बुक से अब तरुण का अकाउंट क्लोज करूं, क्योंकि मुझे अब तरुण से पैसे नहीं लेने, मतलब बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट क्लोज हो जाएगा। लेकिन अब ये पैसे लेने किससे हैं, ड्रॉय से लेने, तो मैं दोबारा से ड्रॉय को क्या करूंगा, ड्रॉय को डेबिट करूंगा, और टू किस नाम से करूंगा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट क्लोज कर दूंगा ना, क्योंकि अब ये पैसे मुझे नहीं लेने, क्योंकि पैसे अब मैंने रिप्लेस कर दिए ना, किससे लेने, अभी मैंने दोबारा ड्रॉई को बुक कर लिया। और बैंक ने अगर यहाँ पर नोटिंग चार्जेस पे किए होंगे, मतलब हमारे बिहाफ पे, तो फिर उसमें हमारे बैंक अकाउंट से पैसे कट गए होंगे, तो टू बैंक अकाउंट, और ये भी किसके लिए, नोटिंग चार्जेस के लिए।
ठीक है जी, इसमें कोई डाउट बचे इस पार्ट में? अभी भी कोई कंफ्यूजन? फेस एक्सप्रेशन से तो यही लग रहा है कि बहुत ज्यादा डाउट्स है। समझ आ रहा है सारा पार्ट पक्का? फिर एक क्वेश्चन करा दूं बड़ा सा या? हाँ हाँ जी, देखो फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? ये काम करो, फिर थोड़ा सा ब्रेक ले लो, या तो 10 मिनट का ब्रेक लेकर आ जाओ, क्योंकि मुझे रिन्यूअल कराना है आज। मतलब मैं एकोमोडेशन आज नहीं कराऊंगा, रिन्यूअल तक करा दूंगा, वो फिर तुम्हारा फर्स्ट पार्ट कमर्शियल वाला क्लियर हो जाएगा, तुम घर पे होमवर्क कर भी पाओगे काफी सारे क्वेश्चन। हाँ क्या कह रहे हैं आप? क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? रामा सोल्ड गुड्स वर्थ ₹1200 टू रेशमा। रामा ने गुड्स बेचे किसको? रेशमा को। कितने के? 1200 के। और ऑन 1 जनवरी 2015 ऑन द सेम डेट रामा ड्रॉज अ बिल on Reshma for ₹1200 for a period of 3 months. On receipt of bill on January 1st, duly accepted by Reshma, Rama discounted it with bank at 6% per annum. On the maturity, the bill was dishonored and the bank having to pay ₹20 as noting charges, Rama compelled to make the settlement. ठीक है जी। Show the journal entries from the above in the books of both Rama and Reshma. सबसे पहले हम चलते हैं किसकी बुक में? In the books of Rama. इन दी बुक्स ऑफ रामा। रामा की बुक्स में हम एंट्री क्या करेंगे? सबसे पहले एंट्री क्या होगी रामा की बुक्स में? 1 जनवरी को, जनवरी 1 रामा सोल्ड, तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी? रेशमा डेबिट टू सेल्स अकाउंट। रेशमा टू सेल्स में कितना आएगा अमाउंट? 1200। और नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग गुड सोल्ड। फिर जनवरी 1 को बिल ड्रॉ कर दिया। बिल ड्रॉ करने की एंट्री क्या होगी? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, डेबिट टू रेशमा। तो ये बिल ड्रॉ कर दिया कितने का? बस। फिर उसके बाद नेक्स्ट जनवरी कब डिस्काउंट कराया? 1 को ही डिस्काउंट करा लिया। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। मुझे एक बात बताओ, बिल रिसीवेबल पे डिस्काउंटिंग चार्ज कैसे निकालते हैं? डिस्काउंटिंग चार्जेस कैसे निकालते हैं हम लोग? ये होता है आपका अमाउंट ऑफ बिल इनटू रेट ऑफ डिस्काउंट, और फिर उसके बाद अनएक्सपायर्ड पीरियड। अनएक्सपायर्ड पीरियड, अनएक्सपायर्ड पीरियड का मतलब है कितना टाइम ड्यूरेशन बिल में रहता है। अभी अनएक्सपायर्ड पीरियड मतलब जो टाइम ड्यूरेशन रिमेनिंग होता है, और वो भी कहां से? अनएक्सपायर्ड पीरियड मीन्स पीरियड फ्रॉम डेट ऑफ डिस्काउंट टू मेच्योरिटी डेट, मेच्योरिटी और ड्यू डेट। ठीक है, वैसे तो मैं बार बार ड्यू डेट मेच्योरिटी डेट को सेम लिख रहा हूं, पर नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा इनमें भी डिफरेंस होता है। मतलब जब न्यूमेरिकल्स करते हैं तो वो मेच्योरिटी डेट बोले या ड्यू डेट बोले, तो आप सेम कंटेक्स्ट में वर्ड यूज करना। लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि मेच्योरिटी डेट क्या होती है और ड्यू डेट क्या होती है। ठीक है, अभी तो मैं सेम ही बात कर रहा हूँ अभी कि जो हम ऐसे न्यूमेरिकल्स करते हैं, कभी वो मेच्योरिटी डेट यूज करता है, कभी ड्यू डेट यूज करता है। हमारे लिए दोनों क्या होती है? सेम होती है। हाँ जी, अनएक्सपायर्ड पीरियड का मतलब क्या है? पीरियड फ्रॉम डेट ऑफ डिस्काउंट टू मेच्योरिटी डेट। तो यहाँ पर डिस्काउंट कितना निकलेगा?
1200 के बिल पे रेट ऑफ डिस्काउंट कितना है 6%। और कितने महीने की ड्यूरेशन थी, हमने 1 जनवरी को बिल डिस्काउंट करा लिया, तो यहां पर कितना आ जाएगा। ये अनएक्सपायर्ड पीरियड भी मंथ के केस में 12 और डेज के केस में 365। हाँ 365, लीप ईयर होगा 366, आपको लीप ईयर चेक करना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। हाँ हाँ कैसे भी दे सकता है, वीक्स में दे सकता है, डेज में दे सकता है, आपको मंथ्स में देता है। मेजॉरिटी क्वेश्चंस में वो डेज में ही देता है, ओ सॉरी उसमें मंथ्स में देगा, और मतलब एक तो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें वो डेज में बात करेगा। ये कितना आ रहा है 18, तो टोटल बिल कितने का है 1200, और यहां पर इसमें से 18 लेस कर दो, कितना आ गया, ठीक है। तो ये आपका आ गया बिल जो डिस्काउंट कराया आपने, तो डिस्काउंटिंग चार्जेस में कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। हाँ जी, इसमें कोई डाउट बचे। फिर इसके बाद क्या है, ऑन द ड्यू डेट बिल डिसऑनर हो गया, तो डिसऑनर की एंट्री क्या करूंगा मैं, किसकी बुक में, रामा की बुक्स में। अब उसने बिल डिस्काउंट करा लिया था ना, तो यहां पर 4th ऑफ अप्रैल हम क्या एंट्री करेंगे 4th ऑफ अप्रैल को, भाई हमने बैंक को पे किया होगा, ठीक है, किसके बिहाफ पे, रेशमा के बिहाफ पे, या रेशमा को दोबारा से डेटर बुक करेंगे, तुम्हारी एंट्री क्या होगी, रेशमा डेबिट टू बैंक अकाउंट। रेशमा टू बैंक कितना आएगा, ये आ जाएगा नोटिंग चार्जेस के साथ 1220 ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, अब किसकी बुक, नेक्स्ट है रेशमा की बुक्स, इन दी बुक्स ऑफ रेशमा। इन दी बुक्स ऑफ रेशमा, तो रेशमा की बुक्स में एंट्री क्या करोगे आप, जब रेशमा की बुक्स बनेंगी तो आपकी बुक्स, रेशमा की बुक में एंट्री क्या होगी, पहली क्या होगी January 1st, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रामा, कितना 1200। फिर उसके बाद हाँ रामा डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, कितना 1200। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, उसके बाद भाई डिस्काउंट कराने का तो इसको इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका 4th ऑफ अप्रैल, डिसऑनर की एंट्री होगी ना, तो बिल्स पेबल अकाउंट क्लोज हो जाएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, और दोबारा से रामा को क्रेडिटर बुक कर लेंगे, तो यहां पर नोटिंग चार्जेस के लिए भी तो बुक करेंगे, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू रामा, कितने से 1200 से, और कितना 20, और फिर ठीक है 1200, ठीक है जी। इसमें कोई डाउट बचे, हाँ जी, कोई कंफ्यूजन इस पार्ट में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेन्यूअल ऑफ बिल का। रेन्यूअल ऑफ बिल में क्या होगा, जब आप रेन्यूअल का मतलब होता है कि आप बिल को रिन्यू करा रहे हैं, मतलब आप इस तरह इसको सिंपल वर्ड से बोलूं, एक्सटेंशन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। यहां पर आप बिल ऑफ एक्सचेंज का क्या कर रहे हैं, आप टाइम पीरियड बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अब टाइम पीरियड अब रिक्वेस्ट कौन करेगा, ड्रॉ रिक्वेस्ट करेगा या ड्रॉई रिक्वेस्ट करेगा, यहाँ ड्रॉई रिक्वेस्ट करता है, मतलब ड्रॉई क्या करेगा, ड्रॉई अप्रोचेस, किसको अप्रोच करता है, टू ड्रॉर टू एक्सटेंड द टर्म ऑफ बिल,
because he is not able to pay on maturity। तो वो उसको रिक्वेस्ट करता है कि आप एक काम करो ना, आप इस टाइम पीरियड को बढ़ा दो। और आपको भी पता है कि जब फाइनेंस क्या कहता है कि अगर आप टाइम पीरियड बढ़ाओगे तो क्या लोगे, इंटरेस्ट लोगे, तो यहाँ ब्याज मिलता है उसको। आगे लिखो, फॉर दिस ड्रॉअर चार्जेस इंटरेस्ट फॉर फर्दर ड्यूरेशन या एक्सटेंशन ऑफ ड्यूरेशन। मतलब वो जो ड्यूरेशन को बढ़ा रहा है, मतलब ड्यूरेशन को बढ़ाने की बात हो रही है, वो उस ड्यूरेशन के एक्सटेंशन के लिए क्या करेगा, वो उसके लिए इंटरेस्ट चार्ज करेगा। और वो इंटरेस्ट उसके लिए क्या होता है, इनकम बुक होती है। तो आप ऐसे देखो, ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया और ड्यू डेट तक ए ने इस बिल को रिटेन किया। अब ड्यू डेट पे आके बी रिक्वेस्ट करता है, या कुछ टाइम पीरियड पहले, हफ्ता 10 दिन पहले आके वो रिक्वेस्ट करता है कि भी मैं ये बिल ड्यू डेट पे नहीं कर पाऊंगा, और मेच्योरिटी मेरे पास पैसे नहीं है। आप क्या करें, जो 3 महीने का जो ड्यूरेशन खत्म हो रहा है, इसमें आप प्लस 2 महीने का ड्यूरेशन और एक्सटेंड कर दें। तो यहां पर आप ध्यान रखना, जब ये एक्सटेंशन होगा तो क्या पुराना बिल कैंसिल होगा, पुराना बिल क्या होगा, जब यहां पर हम बात करें, यहां पर एक्सटेंशन की बात हो रही है, तो फर्दर एक नया बिल ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब रीन्यू कर रहे हैं, तो क्या ये जो एक्सटेंशन है, मतलब जो पुराना है, उसे मुझे डिसऑनर करना पड़ेगा। तो आप ध्यान रखना, जब भी बिल रिन्यूअल की बात होती है तो फर्स्ट आपको क्या करना पड़ता है, डिसऑनर करना। तो आपने क्या करना है, एज यूजुअल जो एंट्रीज पास करते थे अप टू डिसऑनर आप करोगे, फिर उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा एंट्रीज होंगी, वो भी किसके लिए, रिन्यू के लिए। तो आप ध्यान रखना, इन केस ऑफ रिन्यूअल पास एंट्रीज एज डिसऑनर। तो आपने पहले तो क्या करना है, डिसऑनर तक एंट्रीज पास करने हैं। आगे लिखो, एंड these additional entries are to be passed। आपको ये और एडिशनल एंट्रीज क्या करके दिखानी पड़ेगी, आपको पास करके दिखानी पड़ेगी। पहले तो आप ये कर ही चुके हो, जो डिसऑनर तक की है वो तो चलेंगी, लेकिन ये न्यू एंट्रीज आपको क्या करनी है, ये एडिशनल एंट्रीज आपको क्या करनी है, और पास करके दिखानी पड़ेंगी। तो यहां पर हम क्या करेंगे, दो वही सेम पार्टी, दो बुक्स बनाएंगे, किसकी, ड्रॉअर की और ड्रॉई की। तो रिन्यू करने की एंट्री क्या होगी, बिल दोबारा बनाने की, सेम वही, पहले कैंसिल कर देंगे तो BR टू ड्रॉई, लेकिन उससे पहले एक दो इवेंट्स होती है, हो सकता है भाई डिसऑनर तक हमने कर लिया। अब ड्रॉई कई बार कहता है कि बिल जैसे 10,000 का है, ए ने बी पे बिल ड्रॉ किया 10,000 का, बी कहता है 5,000 अभी ले लो, नया बिल 5 का बना दो, पार्ट पेमेंट भी तो कर सकता है। तो हो सकता है इसमें पहली एंट्री किसकी हो, फॉर पार्ट पेमेंट की हो जाए, पार्ट पेमेंट की। तो पार्ट पेमेंट में ये पैसे लेके दिखाएगा, इसकी बुक में एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू, और इसकी बुक में क्या होगा, ड्रॉअर डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इसकी बुक में होगी कैश टू ड्रॉई, और इसकी बुक में क्या होगी, ड्रॉअर टू कैश। फिर उसके बाद होती है नेक्स्ट एंट्री, फॉर इंटरेस्ट ऑन रिमेनिंग अमाउंट। अब आप इंटरेस्ट ऑन रिमेनिंग अमाउंट कैसे करोगे, इंटरेस्ट ऑन रिमेनिंग अमाउंट कैसे एंट्री होती है, इसमें ना दो चीजें एग्जाम में आप चेक करना, इंटरेस्ट वो अभी देने को तैयार है या इंटरेस्ट वो फ्रेश बिल के साथ देगा, एग्जाम में चेक करना। अगर इंटरेस्ट वो अभी दे देता है तो आप एंट्री करोगे कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। अगर वो कहता है कि नहीं इंटरेस्ट वो फ्रेश बिल के साथ देगा, तो फिर आप एंट्री करोगे
ड्रॉ इट टू इंटरेस्ट, दोनों में से एक होगी। यहां पर लिखना इफ इंटरेस्ट पेबल है किसमें, इन कैश इमीडिएटली, ठीक है। और ये होता है इफ इंटरेस्ट टू बी पेड अलॉन्ग विथ फ्रेश बिल, जो नया बिल है उसके साथ ही पे होगा, जब उसकी मेच्योरिटी आएगी उसके साथ देंगे। तो आपको इंटरेस्ट की एंट्री ध्यान रखना, इन दोनों में से कोई एक पास करनी है। जो इंटरेस्ट की एंट्री होगी वो इन दोनों में से कोई एक होगी, या तो कैश टू इंटरेस्ट होगी, अगर वो इंटरेस्ट अभी हाथ के हाथ दे देता है तो आप एंट्री क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। और अगर वो कहता है नहीं मैं इंटरेस्ट हाथ के हाथ नहीं दूंगा, मैं इंटरेस्ट क्या करूंगा, मैं नए बिल के साथ में दूंगा, तो फिर आप एंट्री करेंगे ड्रॉ डेबिट टू इंटरेस्ट। और इसकी बुक में एंट्री क्या होगी, इसकी बुक में होगी सेम चलेगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या फिर अगर वो नए बिल के साथ देगा तो एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉ। फिर होता है नेक्स्ट फॉर ड्रॉइंग फ्रेश बिल्स ऑफ एक्सचेंज, फ्रेश और न्यू बिल। जब आप न्यू बिल ड्रॉ करोगे तो न्यू बिल ड्रॉ करने की एंट्री क्या होगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग। और फिर यहां पर क्या आ जाएगा, ड्रॉ डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, ठीक है जी। तो फिर आपकी बुक में एंट्री ये होगी, फिर ये होगा ड्रॉ डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। यहां पर ये नया बिल एक्सेप्ट हो जाएगा, ध्यान रखना ये होगा फॉर ड्रॉइंग फ्रेश और न्यू बिल। अगर आपने यहां पर इंटरेस्ट नहीं दिया है, ध्यान रखना इमीडिएट नहीं दिया, तो ये वाला जो बिल ड्रॉ होगा ये कैसे होगा, ये इंटरेस्ट के साथ होगा। और अगर आपने इंटरेस्ट पे कर दिया है तो न्यू बिल क्या होता है, ठीक है। तो ये नोट लिख लो, इफ इंटरेस्ट not paid in cash immediately, then fresh bill shall be drawn including interest amount। तो आप जो फ्रेश बिल ड्रॉ करेंगे वो कैसे करेंगे, इंटरेस्ट अमाउंट के साथ में ड्रॉ करेंगे। ठीक है जी, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन इसमें, एक क्वेश्चन कर ले इसमें आप। हाँ जी कर ले, क्वेश्चन कर ले, ब्रेक कर ले। हाँ एक ही क्वेश्चन है, नहीं फिर 2-3 कर लेंगे ना हम लोग। हाँ एक ही करा दो पक्का। चलो फिर एक क्वेश्चन आप ये कर लो, फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, फोर्थ कर लेते हैं क्वेश्चन। फोर्थ में क्या है, फोर्थ में B ought to A 60,000 on 1st January 2009. On the same date, A drew upon B a bill for the amount at 2 months and B returned the bill duly accepted. A got discounted at his bank at 15% per annum. Before the bill was due for payment, B told A that he was not able to pay the full amount and requested to accept 20,000 immediately and drew upon him another bill for the remaining amount for 2 months together with interest 18%. नया बिल इंटरेस्ट के साथ ड्रॉ होगा। A agreed and the second bill was duly met. Give journal entries in the books of A and
बी। तो सबसे पहले हम किसकी बुक्स बना रहे हैं? इन दी बुक्स ऑफ बात करेंगे इन दी बुक्स ऑफ ए। तो ए की बुक्स में क्या क्या एंट्रीज होंगी पहले चेक कर लेते हैं। तो ए की बुक्स में हम एंट्री करेंगे, सबसे पहली तो एंट्री क्या होगी? डेट क्या है? January 1st 2009। बी आर ड्रॉ करने की एंट्री क्या होगी? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी, कितने से? 60,000। तो जो पहली एंट्री होगी वो किससे होगी? 60,000 से आप क्या करोगे? बिल ड्रॉ कर दोगे। फिर सेकेंड एंट्री हम क्या करेंगे? फिर उसने बिल डिस्काउंट करा लिया और बिल है 2 महीने का है। January 1st बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। हाँ जी, बिल कितने का है हमारे पास? बिल का अमाउंट है कितना? जो डिस्काउंट कराया था 60,000 का कितना परसेंट निकालो? जो डिस्काउंटिंग चार्जेस होंगे हमारे, डिस्काउंट का चार्ज कितना बनेगा? ये बनेगा 60,000 का 15%, और वो भी कितने महीने के लिए? नंबर ऑफ मंथ्स, 2 महीने के लिए। बताओ कितना आ रहा है मुझे? हाँ जी, कितना टाइम पीरियड आ रहा है? डिस्काउंट का अमाउंट कितना आ रहा है ये बताओ मुझे। 1500 आ रहा है पक्का? ये आ जाएगा 58,500, और टोटल बिल रिसीवेबल अकाउंट में कितना आ गया? 60। नेक्स्ट है, अब ऑन मैच्योरिटी उसने क्या किया? बी ने रिक्वेस्ट किया है कि आप क्या करो, ही वॉज नॉट एबल टू पे द फुल अमाउंट ऑफ बिल, और रिक्वेस्ट कर रहा है वो एक्सेप्ट कर लो। कितने पैसे? 20,000 अभी एक्सेप्ट कर लो, बाकी पैसे आप बाद में एक फ्रेश बिल के साथ ले लेना। तो यहां पर ड्यू डेट क्या बनेगी? पहले तो 4 मार्च आपकी ड्यू डेट या मैच्योरिटी डेट आएगी। अब इस डेट पे आप क्या करोगे? जब आप पहले तो डिसऑनर करोगे, कैंसलेशन करोगे, मतलब आप ये पैसे किसको ड्यू करोगे? बी को। और बी के बिहाफ पे किसको पे करोगे? बैंक को दोगे ना पैसे। बी डेबिट टू, क्योंकि बैंक से तो आपने डिस्काउंट कराया हुआ है भाई। अगर ए को रिक्वेस्ट कर रहा है बी, तो बैंक की सेटलमेंट कौन करेगा? ए खुद करेगा। तो वो क्या लिख रहा है? बी डेबिट टू बैंक। कितने अमाउंट से? इसमें नोटिंग चार्जेस है या नहीं है? नहीं। तो ये सीधा सीधा कितने से हो जाएगा? मतलब ये उसने बी के बिहाफ पे किसको पेमेंट कर दी? बैंक को कर दी। अब 4 मार्च को ये क्या करेगा? बी से रिसीव करेगा कितने पैसे? बी से इसको पैसे आने की एंट्री होगी, कितना अमाउंट आएगा इसके पास? 20,000 का कैश आ रहा है, तो वो कैश आने की एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बी। कितने अमाउंट से? 20,000, 20,000। ठीक है, ये एंट्री कब होगी? 4 मार्च को होगी। नेक्स्ट है उसके बाद नेक्स्ट है 4 मार्च के बाद, अब वो कुछ इंटरेस्ट की बातें भी करेगा। इंटरेस्ट भी ड्यू होगा 4 मार्च को। इंटरेस्ट की एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बी, डेबिट टू बी टू इंटरेस्ट। कितने अमाउंट से होगी? ये आ जाएगा, रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा? 40,000 इंटू कितना परसेंट है जो फ्रेश पे आपका इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है? 18%। और न्यू ड्यूरेशन कितनी है? न्यू ड्यूरेशन कितना मिल रहा है? 2 महीने। ये बताओ कितना आ रहा है? 1200।
1200 और ये आ जाएगा इन बी डेबिट टू इंटरेस्ट, ये कितने से 1200 से। अब 4 मार्च को नया बिल ड्रॉ होगा, जब आप 4 मार्च को नया बिल ड्रॉ करोगे तो एंट्री क्या होगी, ये होगा बी आर अकाउंट डेबिट टू बी। कितने का बिल बनेगा 41,200 ये बिल ड्रॉ होगा, क्योंकि 60,000 में से कितना अमाउंट जा चुका है, बाकी रिमेनिंग अमाउंट के लिए क्या करेंगे, अब बिल ड्रॉ कर देंगे। और इसकी मैच्योरिटी डेट क्या बनेगी 2 महीने बाद 7th में, तो 7th में को आप एंट्री क्या करोगे, क्योंकि इस बिल के पैसे तो आ चुके हैं, तो इसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 41,200 ये ऑन मैच्योरिटी पे 7th ऑफ मई को, ठीक है। फिर उसके बाद अब बुक्स किसकी बनेगी, इन दी बुक्स ऑफ बी। जब आप बी की बात करोगे तो बी की बुक्स में पहली एंट्री कब होगी, जनवरी 1, तो जनवरी 1 2009 यहां आ जाएगा ए डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, कितना अमाउंट आएगा 60,000। अब डिस्काउंटिंग के केस में तो ये कोई एंट्री नहीं करेगा, ऑन मैच्योरिटी कब डेट होगी 4 मार्च, 4 मार्च ये कैंसलेशन करेगा, कैंसलेशन की एंट्री क्या होगी, पुराना बिल कैंसिल होगा ना तभी तो फ्रेश बिल ड्रॉ होगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ए कितने अमाउंट से 60,000। और फिर 4 मार्च को वो उसको पेमेंट भी कर रहा है, वो पेमेंट कितनी अमाउंट पेमेंट कर रहा है वो उसको, तो आ जाएगा ए डेबिट टू कैश अकाउंट कितना 20,000। और फिर वो ए को इंटरेस्ट भी देगा 4 मार्च के, इंटरेस्ट ड्यू करेगा, इसकी एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ए कितने अमाउंट से 1200 आ रहा था ना इंटरेस्ट, और नया बिल एक्सेप्ट कर लेगा। 4 मार्च को नया बिल एक्सेप्ट होगा, 4 मार्च एक न्यू बिल की बात होगी, तो नया बिल कितने का ड्रॉ होगा, ये आ जाएगा नया बिल एक्सेप्ट करेगा ना ए डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट कितने अमाउंट से 41,200। और फाइनली वो 7th मई को पेमेंट करेगा, जब वो पेमेंट करेगा तो एंट्री क्या होगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना अमाउंट, ये ऑन मैच्योरिटी पेमेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 तक होमवर्क है, आप घर से ट्राई कर लेना।